शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। पढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सैयद हसनैन हैदर शेयर कर रहे हैं इंडिया से, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। हसनैन कहते हैं कि आज आपके साथ अपने नाना जी की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये नाना जी की जो स्टोरी है हमें हमारी मम्मी ने बताई है। वो बताती हैं ये बहुत पुरानी बात है। ये तब की बात है जब मेरी मम्मी बिल्कुल छोटी होती थी, दूसरी या तीसरी क्लास में वो पढ़ती थी। तो वो बताती हैं कि उनके जो वालिद साहब थे उनका ट्रांसफ़र यूपी के एक सैनिक स्कूल में हो गया, तो वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। ये लोग 6 बहनें और 3 भाई थे। वहाँ पर नाना जी को रहने के लिए एक सरकारी क्वार्टर भी मिला। वो जो जगह थी वो सारा बेस एरिया था। वहाँ पर बोटिंग क्लब भी थे, सब कुछ था वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर आबादी बहुत कम थी, गिने चुने 8 से 10 घर थे। नाना जी का जो स्कूल था, जो ऑफिस था नाना जी का, वो भी बिल्कुल करीब ही था। अगर वो पैदल जाते तो 20-25 मिनट लगते थे, इसलिए वो अपने ऑफिस पैदल ही चले जाया करते थे। क्योंकि नाना जी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे तो उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ दी गई थी। मम्मी बताती हैं कि उन लोगों के घर एक काम करने आती थी औरत जिसका नाम शांति था। वो उनके ये टॉयलेट वगैरह साफ़ किया करती थी। वो सुबह में आकर काम करके चली जाया करती थी। एक दफ़ा सर्दियों का मौसम था, नाना जी जल्दी ही घर आ जाया करते थे क्योंकि जिस रास्ते से नाना जी आते जाते थे उस रास्ते में बहुत बड़े बड़े पीपल और इमली के दरख्त हुआ करते थे और अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाया करता था। फिर सर्दियों का मौसम और ऊपर से जंगल का रास्ता। तो एक दफ़ा की बात है, शाम 7 बजे का टाइम था। नाना जी वापस आ रहे थे। नाना जी बताते हैं कि जैसे ही मैं उन इमली और पीपल के दरख्तों वाले रास्ते से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने दरख्त के नीचे एक औरत को खड़े देखा। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और वो देखने में बिल्कुल शांति लग रही थी। शांति जो हम लोगों के घर काम करने आया करती थी। तो मैंने उसे आवाज़ दी कि शांति, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शाम हो गई है, अपने घर जाओ। ये सुनसान और वीरान जगह है, यहाँ पर खड़े रहना बेहतर नहीं होगा। जिस पर वो जो शांति थी उसने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप नाना जी की तरफ चलने लग गई। नाना जी उसको ये बात कहकर आगे आगे चलने लगे। तभी वो बिल्कुल नाना जी के साथ साथ चलने लग गई। नाना जी कहते हैं कि मैं उसका चेहरा नहीं देख सका क्योंकि उसने साड़ी के पल्लू में चेहरा छुपाया हुआ था। तकरीबन मैं उससे बातें करता रहा। काफ़ी देर में उसको ये कहता रहा कि इतनी शाम के वक्त इन सुनसान और वीरान दरख्तों में मत आया करो। तुम दिन के टाइम अपना काम करती हो, अपना काम करके अपने घर चली जाया करो। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। जैसे ही नाना जी पीछे पलट कर उसको देखने लगे तो नाना जी की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे, यानी उसकी एड़ी आगे की तरफ थी और उसके पैरों का पंजा पिछली तरफ था। नाना जी समझ गए कि ये शांति के रूप में कोई चुड़ैल आफत है जो वहाँ पर औरत का रूप लेकर खड़ी थी, जिसको मैंने खुद बुला लिया और अब वो मेरे साथ साथ चलती हुई आ रही है। नाना जी बिल्कुल चुप कर गए और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गए। वो 5 वक्त के नमाजी थे, इबादत गुजार थे और उन्हें कुरान पाक की काफ़ी ज़्यादा आयात आती थी। उन्होंने वो पढ़नी शुरू की तो वो जो शांति है बहुत अजीबोगरीब आवाज़ में, जिस तरह से नाक से आवाज़ निकाल कर बोलते हैं, उसमें उनको कहने लगी, क्या हुआ बाबूजी, आप बोल क्यों नहीं रहे? बात करें बाबूजी, बार बार उनको ये कह रही थी। इतने में नाना जी दुआएं पढ़ते जा रहे थे, सूरतें पढ़ते जा रहे थे। उनका घर आ गया। नाना जी तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़े और ज़ोर ज़ोर से घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। जैसे ही जो नानी थी वो दरवाज़े पर आई तो उन्होंने पूछा कि बाहर कौन है? तो नाना जी बहुत धीमी सी आवाज़ में उनको कह रहे थे दरवाज़ा खोलें। परेशान होगी, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो नाना जी ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। नाना जी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। वो बहुत घबराए हुए थे, जल्दी से अंदर आए तो नानी अम्मा को बताने लगे कि इस तरह से उन इमली और पीपल के दरख्तों
के पास मैंने शांति के रूप में एक चुड़ैल को देखा। मैं उसको शांति समझकर बुला बैठा और वो चलती चलती मेरे पीछे आ गई। वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में बोल रही थी। उसकी आवाज़ ऐसी निकल रही थी जैसे वो नाक में से आवाज़ निकाल रही है। बहुत बारीक सी आवाज़ थी। जैसे ही मैंने कुरान पाक की सूरतें और आयात पढ़ना शुरू की तो वो गायब हो गई। नाना जी बहुत डरे हुए थे। तभी नानी अम्मा जल्दी से कुरान पाक लेकर आई, उनके सर के ऊपर कुरान पाक रखा। उनको कुछ हौसला हुआ तो फिर नानी जी ने उन्हें यही कहा कि आप घर जल्दी आ जाया करें। शाम के वक्त सर्दी के मौसम में उन इमली के दरख्तों और पीपल के दरख्तों वाले जंगल से इस तरह से गुजरना ठीक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि उस मखलूक ने नाना जी को कोई जानी नुकसान नहीं दिया। ये हम लोगों के नाना जी की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सैयद हसनैन हैदर आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ हम लोगों के गांव आज़ाद कश्मीर के एक शख्स हैं हाजी परवेज़, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जिस जगह पर हम लोगों का गांव था वहाँ पर गांव का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पर कोई भी जनरल स्टोर नहीं था, कोई भी दुकान नहीं थी कि जहाँ से गांव के लोग जाकर सामान वगैरह ख़रीद सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गांव के इस हिस्से में अपना एक स्टोर खोल लेता हूँ जिससे गांव वालों को भी सहूलत हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी एक दुकान बना ली जिसमें उन्होंने राशन का सामान रख लिया और इसके साथ उन्होंने एक छोटा सा चाय का ढाबा भी बना लिया। अक्सर वहाँ से मुसाफिर गुजरा करते थे तो उनको वहाँ से चाय नाश्ता मिल जाया करता था। वो बताते हैं एक दफ़ा की बात है, सख्त सर्दी का मौसम था, शाम के 6 बजे का टाइम था। ठंड होने की वजह से अंधेरा बहुत जल्दी ही छा गया था। मैं अपनी दुकान पर ही बैठा था, तभी वहाँ पर एक मियाँ बीवी आए। उन्होंने बिल्कुल इस तरह से लिबास पहना हुआ था जैसे वो जो खातून थी वो बुरखे में थी। जब वो लोग मेरे ढाबे पर आए उन लोगों ने मेरे से चाय मांगी। उन लोगों को देखकर मैं पहचान गया कि ये कोई मुसाफिर हैं। उनकी ज़ुबान भी दूसरी थी, हम लोगों के इलाके के नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। तो उनका ये कहना था हम लोग सिंध से आए हैं, हम लोग सिंधी हैं। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप यहाँ पर किसकी तरफ आए हैं। तो वो ये कहने लगे कि बस हम लोग यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि सिंध के इलाके से ये लोग यहाँ पर सिर्फ घूमने फिरने आए हैं और यहाँ पर कोई इनका रिलेटिव भी नहीं है। खैर मैंने उन्हें चाय दी। मुझे थोड़े से वो मशकूक से लगे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कहीं ये कोई जासूस वगैरह ना हो, क्योंकि बॉर्डर भी बिल्कुल करीब था। मैंने सोचा क्यों ना मैं गांव का जो मुतलका थाना है मैं वहाँ पर फ़ोन कर देता हूँ। इससे पहले भी मैं ये बात सोच ही रहा था, मैं वहाँ से अपना फ़ोन उठाने के लिए गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो काउंटर पर पैसे रख के वहाँ से गायब हो चुके थे। इतनी जल्दी वो नज़रों से ओझल नहीं हो सकते थे। उनके चेहरे तो मैं देख भी नहीं सका और ख़ास तौर पर वो जो आदमी थे उनका चेहरा भी और उनकी शबाहत भी बहुत पुरसरार सी लग रही थी। मैंने वो पैसे तो ले लिए। पैसे लेकर मैंने अपनी जब दुकान बंद की तो मैं घर आ गया। ये किस्सा मैंने एक साहिब इल्म से शेयर किया तो उनका ये कहना था कि वो कोई इंसान नहीं थे, वो कोई जिन्नात थे, नेक जिन्नात थे जो तुम्हारी दुकान पर आए थे। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने काम में भी तेज़ी नज़र आई। बहुत से लोग और भी मेरे पास आते थे तो उन नेक जिन्नात का मेरी शॉप पर इस तरह से आना मेरे लिए बहुत बेहतर साबित हुआ। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने मैनचेस्टर से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी समीना शेयर कर रही हैं हैदराबाद से। समीना कहती हैं कि आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। हम लोगों ने पंजाब आना था तो हम लोग रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। ट्रेन आने में अभी टाइम था तो हम लोग जल्दी आ गए थे। सर्दियों का ही मौसम था। हम लोग वहाँ पर आकर बैठ के मुसाफिर थे लेकिन ठंड होने की वजह से लोग इतनी जल्दी वहाँ पर आए नहीं थे। हम लोग ज़रा टाइम से आ गए थे क्योंकि हम लोगों का घर काफ़ी ज़्यादा दूर बनता था, इसलिए हमने सोचा कि हमें वहाँ पर ट्रेन आने से पहले ही चले जाना चाहिए। वहाँ पर स्टेशन पर ही हम लोग बैठे हुए थे। हम लोगों के साथ हम लोगों की खाला की फैमिली भी जा रही थी। मैं और मेरी कज़न हम लोग वहीं पर चल फिर रहे थे। हम लोग वो रेलवे ट्रैक्स देख रहे थे। थोड़ा सा हम लोग आगे गए तो जिस तरफ वेटिंग एरिया होता है उसकी बैक साइड पर एक बिल्कुल कच्ची सी जगह बनी हुई थी। शायद उस साइड पर कोई वॉशरूम वाला एरिया होगा।
क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ टॉयलेट भी लिखा हुआ था। उसके बिल्कुल थोड़ा ही दूर हम लोगों ने एक औरत को बैठे देखा। वो औरत बहुत ऊंची आवाज़ में कहके लगा लगा कर हंस रही थी, अकेली बैठी बैठी हंस रही थी। हम लोगों ने उसे बैक साइड से देखा, उसके बाल भी बिखरे हुए थे, बहुत अजीबोगरीब उसकी कंडीशन थी। हमें लगा कि शायद कोई एबनॉर्मल होगी, कोई पागल होगी, जिसे ये भी नहीं पता कितनी ठंड में वो यूँ बाहर बैठकर तो हंसती जा रही है, हंसती जा रही है। हम लोगों को उसको देखकर थोड़ा सा तरस भी आ रहा था। थोड़ी देर के बाद हम लोग उसको ही देखने लगी। वहाँ पर फिर हम लोग चलने फिरने लग गई। तभी हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से वो, उसके पास एक शॉपिंग बैग था ब्लैक कलर का, उसके अंदर मुंह करके जैसे वो कोई चीज़ खा रही थी। हमें ये चीज़ देखकर बहुत अजीब लगा कि किस तरह से खा रही है, और खाने की जो उसकी उस चीज़ को चबाने की आवाज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा अजीब थी। मेरी जो कज़न थी, मैं उसे मना भी करती रही कि छोड़ो, हमें क्या है, पता नहीं कौन है कौन नहीं, पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो कज़न थी वो उसके पास गई और उसको जाकर ये कहने लगी कि आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं। उसने बिल्कुल उस शॉपिंग बैग के अंदर अपना पूरा मुंह किया हुआ था, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हाथों के अलावा डायरेक्ट मुंह से कोई चीज़ चुबा रही है, खा रही है। बहुत अजीब आवाज़ें आ रही थी। तो मैं उसको मना करने लगी कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन वो फिर भी गई। वो खाने में मगन थी। इसने जाकर उसको कंधे से छेड़ा और पूछा कि आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं। बस इसके ये छेड़ने की देर थी। उसने जैसे अपना चेहरा ऊपर करके इसकी तरफ देखा, उसका चेहरा देखकर हम लोगों की तो चीखें ही निकल गईं। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत स्याह कलर का उसका चेहरा था, बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं, पूरे उसके मुंह के ऊपर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई कच्चा गोश्त वगैरह खा रही है, और वो जो बैग था उसमें भी बहुत ज़्यादा कच्चा गोश्त और इस तरह की ही चीज़ें थीं। हम लोग तो वहाँ से भागे, चीखें मारती मारती। हम लोग इतना डर गई, हम लोगों को इस तरह से भागते देखकर घर वाले भी परेशान हो गए कि पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, इनके साथ ऐसा क्या हुआ है, या किसी ने इनको कुछ कहा है। तो भागते हुए मेरे खालू और मेरे अब्बू वगैरह भाई हम लोगों के पास आए। हम लोगों ने उन्हें बताया कि हम लोगों ने वहाँ पर एक अजीबोगरीब औरत को देखा है। वो बिल्कुल कच्ची ज़मीन पर बैठी हुई थी। पहले वो कह के मार मार के हंस रही थी, उसके बाद उसने एक शॉपिंग बैग के अंदर मुँह करके वो कुछ खा रही थी। जैसे इसने जाकर उसको बुलाया, उसने जब इसकी तरफ देखा तो हम लोगों ने उसका चेहरा देखा, वो बहुत डरावनी थी। उन लोगों ने पूछा कि कहाँ है वो औरत, किसको तुम लोग देख कर आए हो। हम लोग उनके साथ गए, हम लोग उनको दिखाना चाहते थे। मेरी खाला भी, मेरी अम्मी भी, सब आए। जब हम लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा, वहाँ किसी औरत का नामो निशान भी नहीं था। इतनी खुली जगह थी, दूर दूर तक रेलवे ट्रैक्स थे, कोई ऐसी जगह छुपने की भी नहीं थी। हमने उन्हें कहा कि वो यहाँ पर बैठी थी, यहाँ तक कि वहाँ पर खून के कतरे भी बिल्कुल ताज़ा गिरे हुए थे। हम लोगों ने उन्हें जब ये बात बताई, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नहीं था। उसी की जहाँ पर वो बैठी थी उसकी बैक साइड पर फीमेल टॉयलेट थे। तो अम्मी वगैरह ने कहा शायद हो सकता है वो यहाँ पर चली गई मुँह वगैरह धोने के लिए। हम लोग उसी तजस्सुस में उसको देखने के लिए वॉशरूम वाली साइड पर भी गए, सारा हिस्सा देखा। वहाँ पर सिर्फ 3 वॉशरूम बने हुए थे, कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं था। अम्मी ने हमें बहुत मना किया कि अब दोबारा उस तरफ नहीं जाना। अम्मी हम लोगों को साथ लिए उधर आ गई। जो मेरी कज़न थी उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई, उसका सर बहुत भारी हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उसे क्या हो गया, उसके कंधों पर जैसे बोझ सा पड़ गया। अम्मी ने कहा कि ये डर गई है बहुत ज़्यादा। उसे आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ट्रेन आ गई। ट्रेन में सामान वगैरह रखा, हम लोगों की बुकिंग हुई थी। हम लोग जाकर जिस साइड में हम लोगों की बुकिंग हुई थी, जब उस बॉक्स में जाकर बैठे, मैं और मेरी कज़न जो थी, हम लोग बिल्कुल विंडो वाली साइड पर बैठी थी और बाहर देख रही थी। हम लोगों ने देखा वो जो औरत थी वो उन्हीं टॉयलेट्स में से बाहर निकली। उसका बहुत अजीब हुलिया था। उन टॉयलेट्स में से बाहर निकलकर वो अजीबोगरीब तरह से हम लोगों की तरफ देख रही थी। उसी साइड पर हम लोग बैठे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसका चेहरा अब और ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। वो तेज़ी से भागती हुई जब हम लोगों की विंडो की तरफ आई, बाकायदा वो भाग कर हम लोगों की विंडो की तरफ आई। मेरी कज़न ने शोर मचा दिया कि वो हमें मारने आ रही है। जैसे वो विंडो के बिल्कुल पास आई, मेरी कज़न चिल्ला रही थी, मैं भी उस तरफ देख रही थी। वो बिल्कुल विंडो के पास आकर गायब हो गई। वो कहीं भी नहीं थी। मेरे खालू ने, मेरे अब्बू ने फिर बाहर झांक कर देखा, बाहर निकल कर देखा, वो कहीं भी नहीं थी। हम लोग बहुत डर गए। हम लोग विंडो वाली साइड से उठ गई, बार बार उसको दम कर रहे थे, उसे बहुत से बुखार हो गया। हम लोगों का खौफ के मारे बुरा हाल था।
सारे रास्ते हम लोग यही बातें सोचते आए, पता नहीं वो कौन थी कौन नहीं, वो कैसे गायब हो गई, उसका चेहरा इतना डरावना था। मेरी कज़न का बहुत बुरा हाल था, उसे बहुत सब बुखार हो गया था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे उसके बाद उसे लेकर जैसे ही घर आए तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन वगैरह भी लेकर दी, लेकिन मेडिसिन का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसको लेकर किसी साहिब इल्म के पास जाते हैं। हम लोग जहाँ पर आए थे, ये भी हम लोगों की खाला थी सबसे छोटी, उनके घर हम लोग आए थे। उन्होंने बताया कि उनके घर के करीब ही एक मदरसा था, वहाँ पर लेकर गए। एक खातून थी, वो दम भी किया करती थी और मदरसे में पढ़ाती भी थी। उन्होंने जब पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि इस लड़की के ऊपर बहुत सख्त जिन्नात का बसेरा हो चुका है, इसके ऊपर जिन्नात का साया हो चुका है, ये किसी ऐसी मखलूक के बहुत करीब गई है। हमने उन्हें सारी बात बताई कि इस तरह से हम लोगों के साथ रेलवे स्टेशन पर ये काम हुआ था, वहाँ पर हमने एक औरत को देखा था, ये बिल्कुल उसके पास गई थी। बस फिर उन्होंने उसको दम किया और एक तावीज़ दिया कि ये गले में पहन लो और कोशिश करो कि कुछ दिन खुले आसमान के नीचे मगरिब के टाइम नहीं जाना। फिर बहुत हिफाजत की उसकी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरती थी, इसे डरावने ख्वाब आते थे। वो कहती थी कि मुझे कोई काले रंग की परछाई दिखाई देती है, वो मुझे नज़र आती है, वो कभी मेरे इधर खड़ी होती है, कभी उधर खड़ी होती है। एक दफ़ा वो सोई हुई थी, उसने शोर मचा दिया, उसने आकर ये कहा कि मेरा गला किसी ने पकड़ लिया है। फिर उसको हम किसी और आमिर साहब के पास लेकर गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। 6-7 माह के बाद जाकर मेरी वो कज़न ठीक हुई। अभी भी जब हम लोग ये बात याद करते हैं तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया स्मीना आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। मेरे व्लॉग चैनल को भी विज़िट करें, अब मैं वहाँ पर भी व्लॉग पोस्ट करती हूँ एक दिन के बाद। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।